हेलो पेरेंट्स, हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मेरा शुरू से ही ये मानना रहा है कि किसी भी बच्चे का बहुत अच्छा ग्रोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स के कंबाइंड एफर्ट से ही पॉसिबल है। कहने का अर्थ ये है कि अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही फुल डेडिकेशन के साथ किसी बच्चे पे वर्क करते हैं, तभी यह संभव हो पाएगा कि हम उस बच्चे का बेस्ट वर्जन बना पाएं। अपने इन फैक्ट्स के फेवर में मैं एक किताब का जिक्र करना पसंद करूंगा। बुक है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ये किताब दो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट, स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट जिन पिगेट एंड बाबेल इनहेल्डर के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में कुछ क्वेश्चंस का जिक्र किया गया है, उनके कुछ सॉल्यूशंस का जिक्र किया गया है और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो ह्यूमन ब्रेन्स एंड अदर डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इनमें से कुछ बहुत ही छटे हुए चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, पेरेंट्स एंड टीचर्स का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। तो एक अच्छे अध्यापक के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला है, उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश मैं सारे अभिभावकों के साथ भी शेयर करूं। एक बात हम अभिभावकों को भी और हमारे स्कूल को भी, सारे टीचर्स को भी ये समझनी होगी कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो दो बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, पेरेंट्स का और टीचर्स का, इन दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। सीखने की प्रक्रिया में दो बहुत महत्वपूर्ण बातों का योगदान है। फर्स्ट, सीखने के लिए तैयार होना, एंड देन लर्निंग। अब सीखना है, पहले सीखने के लिए तैयार होना होता है, और जब आप तैयार होते हैं मेंटली सीखने के लिए, तब कोई सिखाने वाला गुरु की जरूरत पड़ती है, किसी टीचर की जरूरत पड़ती है जो अब आपको सिखा दे। तो जो सीखने के लिए तैयार होना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बच्चे चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते हैं, तो वो जैसे भी एम्बियंस में रहेंगे, जैसे भी एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जैसे भी बच्चों के साथ पेरेंट्स और उनके गार्जियंस और उनके सोसाइटी का इंटरेक्शन होगा, वैसे उनकी सीखने की क्षमता और वैसे उनके सीखने के लिए तैयार होने का ढंग उसी पर डिपेंड करेगा। तो दैट इज वाई दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। एंड देन आता है टीचर्स एंड स्कूल, जिसमें हम उनको एक ऐसा एम्बियंस दें, हम उनको क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा दें कि उनमें वो अच्छे से अच्छे सीख पाएं। हमारे सिखाने का तरीका, जो भी हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, वो इतने इंटरेक्टिव एंड फन लर्निंग हो कि बच्चे का सीखने के प्रति रुझान ज़्यादा हो। ये विद्यालय का भी है, और टीचर्स के पास उस तरीके का टीचिंग स्किल्स भी होना जरूरी है। हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि विद्यालय पूरी कोशिश कर रहा है इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने की। हम अपने टीचिंग मेथड्स को टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम डेवलप करेंगे। हम लोग डिस्कशंस करते हैं बहुत अपने सारे टीचर्स के ग्रुप में कि हमें और क्या कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए। उसी बदलाव का भी एक पार्ट है इस बुक को रीड आउट करना और ये सारी साइकोलॉजी एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग को पढ़ना और आपके साथ शेयर करना। अब चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशंस एंड फैक्ट्स। बहुत ही शॉर्ट में मैं डिस्कस करने का प्रयत्न करूंगा। सारे क्वेश्चंस इसी बुक के हैं, सारे सॉल्यूशंस इसी बुक के हैं, सारे फैक्ट्स इसी बुक के हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी जो भी इस किताब के थ्रू लर्निंग रही है, मैं उसको बहुत ही शॉर्ट में आपके पास ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका एक क्वेश्चन है कि क्या एक अभिभावक के तौर पर हमें अपने बच्चों से कैसे पेश आना चाहिए? क्या ऐसा सोचने की जरूरत है? और क्या खुद में बदलाव महत्वपूर्ण है? पहले सवाल के प्रति जरा एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर हमें अपने बच्चों से कैसे पेश आना चाहिए। एक सवाल है, क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? और सोचने की जरूरत है कि नहीं? क्या ऐसा सोचने की जरूरत है कि या ऐसी मेंटालिटी के साथ जीने की जरूरत है कि हम पेरेंट्स हैं, हम जो भी कर रहे हैं वही सही है बच्चे के साथ? क्या खुद में बदलाव महत्वपूर्ण है? मैं ये तीनों क्वेश्चंस गार्जियंस के लिए ही ड्रॉप करता हूँ, वो खुद सोचें। आंसर है कि हाँ, पेश कैसे आना चाहिए? तो विद लव एंड अफेक्शन।
चाहे जो भी स्थिति हो, बच्चा होमवर्क करे ना करे, कुछ बदमाशी करे, कुछ घर के सामान तोड़ दे, ऐसी हर एक स्थिति में ही बच्चे को प्यार के साथ ही पेश आना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये आंसर करते हैं कि क्या ऐसा सोचने की जरूरत है? तो आंसर है हाँ, सोचने की जरूरत है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली जरूरत है, यानी कि हर संडे को ही ऐसा होना चाहिए। आप हर संडे को बैठ के ये सोचें कि पिछले एक हफ्ते में हमने अपने बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट पाया है, क्या उनके डिफॉल्ट्स रहे हैं, किस पे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। आप उनके साथ समय बिताएं। थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर करते हैं कि क्या खुद में बदलाव महत्वपूर्ण है? ये खुद जो है ये पेरेंट्स है, ये गार्जियंस है। तो इसमें आंसर है कि हाँ, इसका भी आंसर है कि हाँ, इनफैक्ट खुद में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसा आप बनेंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। आप जैसे बच्चे को रिप्लाई करेंगे, बच्चे भी वैसे ही रिप्लाई करेंगे। ये आगे डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि जब भी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या खाना नहीं खाते हैं या फिर मिल्क नहीं पीते हैं तो एक पेरेंट्स कैसे उनसे रिएक्ट करते हैं। तो उनके रिएक्ट करने के अलग अलग तरीकों पे बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चों का साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से बदलता है। जैसे ये बुक में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो क्या ये ज़रूरी है कि उससे ये कहा जाए कि तुम पढ़ते नहीं हो, हमेशा बदमाशी करते रहते हो, जब तक तुमको दो थप्पड़ ना लगाया जाए तुम्हें कुछ तो काम करने ही नहीं आता है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कोई भी चीज़, तुम पढ़ने क्यों नहीं बैठते हो, तुम हमेशा खेलने में ही केवल मन लगाते हो। ये कहने के बजाय अगर उससे ये कहा जाए कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपके मैथमेटिक्स वाले टीचर आपकी कितनी तारीफ करते हैं ना, आपको तो मैथमेटिक्स में आप सबसे अच्छे हैं अपनी क्लास में, है ना। आप अभी क्या पढ़ेंगे बेटा? मैथ्स पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे? इंग्लिश वाली मैम भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो ये निश्चित है कि बच्चा बहुत ही सौम्यता से बिना डांट सुने पढ़ने बैठेगा और वो आपको जवाब जरूर देगा कि पापा मैं मैथ्स पढ़ूंगा या इंग्लिश पढ़ूंगा, मम्मी मैं मैथ्स पढ़ूंगा या इंग्लिश पढ़ूंगा। अगर वो एक बार नहीं करता है, शायद एक बार ना करे, शायद दो बार ना करे, शायद 10 बार ना करे, लेकिन अगर आप इतनी कूलनेस एंड कामनेस से, आप अगर इतने धैर्य और शांति के साथ अपने बच्चे के से पेश आते हैं तो वो निश्चित ही उसमें बदलाव बहुत ही जल्दी संभव है और ये बदलाव लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये इन 3 क्वेश्चंस के जवाब में इन्होंने डिस्कशंस किए हैं कुछ बुक में। कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग का लास्ट पार्ट है, कुछ फैक्ट्स हैं जो इन सारे फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। ये फैक्ट्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, ये बता रहे हैं कि ब्रेन के कनेक्शंस कैसे बनते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही चिल्ड्रन डेवलप ब्रेन कनेक्शंस थ्रू देयर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। जो दैनिक दिनचर्या में जो भी उनके अनुभव होते हैं बच्चों के, उसी के थ्रू बच्चे अपने दिमाग का कनेक्शन, अपने दिमाग का संबंध अदर ग्लैंड्स से और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से बनाते हैं। और ये कब होता है? ये जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। मतलब दिमाग का जो भी संबंध है, जो भी कनेक्शंस है हमारे अदर ग्लैंड से, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। ये बोलते हैं कि दे आर बिल्ट थ्रू पॉजिटिव इंटरेक्शंस, और वो धनात्मक इंटरेक्शंस, मतलब हम अपने बच्चों से बर्ताव कैसे करते हैं विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, अपने माता पिता और जो भी उनकी देख रेख करने वाले हैं उनके द्वारा कैसे उनसे इंटरेक्ट किया जा रहा है, वो लोग कैसे उनसे बर्ताव कर रहे हैं, ये उसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक पार्ट में ये बताते हैं कि एक यंग चाइल्ड में, एक बहुत ही युवा बच्चे में, जो उनका दैनिक डेली एक्सपीरियंसेस होता है, जो उनका दैनिक अनुभव है कि आज उनको कितना डांट सुनने को मिला, आज उनको कितना प्यार मिला, आज उनके कितने लोगों ने सराहना की, आज उनको कितने लोगों ने भला बुरा बोला, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं, यही चीज़ें निर्धारित करती हैं कि विच ब्रेन कनेक्शंस डेवलप, कि किस तरीके का ब्रेन कनेक्शंस उनका डेवलप होगा, किस तरीके का ब्रेन कनेक्शंस उनमें बढ़ेंगे, एंड विच विल लास्ट फॉर लाइफ टाइम, और कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो उनमें आजीवन रह जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग अधिकतम अपने बच्चों पे प्रेम बरसाएं, ताकि अगर हमारे पूरे दिन भर के जितने भी कनेक्शंस, बच्चों के ब्रेन कनेक्शंस हो रहे हैं, अगर उसमें हमेशा हम लोगों ने केवल लव एंड लव एंड लव रखा है, तो बच्चे में लव ही जनरेट होगा और वही लाइफ टाइम रहेगा। कहीं पे भी हैट्रेड, नफरत कहीं नहीं आनी चाहिए, कहीं पे भी डांट या फिर तेज आवाज की बात नहीं आनी चाहिए बच्चों के साथ। ये इनका कहना है। ये बोलते हैं कि द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ केयर, कि आप कितना ज्यादा करते हैं और कितनी गुणवत्ता के साथ आप अपने बच्चे की देख रेख करते हैं
और स्टिमुलेशन, और उसका आप हौसला अफजाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड इंटरेक्शन, आप उससे कैसे बर्ताव करते हैं, दे रिसीव इन देयर अर्ली ईयर्स मेक्स ऑल द डिफरेंस। यही वो सारी चीजें हैं जो एक बच्चे में बदलाव उत्पन्न करते हैं, और यही सारी चीजें हैं जो उनके ब्रेन कनेक्शंस में अलगाव या बदलाव दूसरे के कंपैरिजन में पैदा कर सकती हैं, बना सकती हैं। वन मोर फैक्ट, एंड दिस इज द लास्ट फैक्ट। ये बोलते हैं कि द अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, इनफैक्ट 12 ईयर्स से कम होते हैं जब, आर क्रूशियल, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 12 साल तक हम अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, ये बहुत ही अनिवार्य है फॉर मेकिंग दीज कनेक्शंस। इन सारे कनेक्शंस को बनाने के लिए, जो भी ब्रेन के कनेक्शंस डेवलप होते हैं, इनको बनाने के लिए जो भी अर्ली चाइल्ड ईयर्स है, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब एक बात पे जरा ध्यान दें, ये एक डाटा है। ये बोलते हैं कि एट लीस्ट 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 lakhs, यानी कि 10 लाख न्यू न्यूरल कनेक्शंस, जो भी हमारे इनके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं, जो भी सिनेप्सिस होते हैं, एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में 10 लाख नए कनेक्शंस होते हैं। यानी कि एक सेकेंड का बुरा बर्ताव या एक सेकेंड का अच्छा बर्ताव 10 लाख न्यूरल कनेक्शंस पे डिपेंड करता है। और ये जो संख्या है शुरू के जो बच्चों के दिनों में होता है, जो शुरू के अर्ली एजेस में होता है, दिस इज मोर देन एनी अदर टाइम इन लाइफ। वो 12 साल के बाद आप चाहे जितने भी दिनों तक जिए, कभी भी इतनी ज्यादा रेट नहीं होती है। 10 लाख पर सेकेंड का रेट जो है वो शुरू में ही होता है। यानी कि ये जो रेट है 10 lakhs पर सेकेंड न्यूरल कनेक्शंस, तो ये जो रेट है सर, ये मैक्सिमम है किसी भी मनुष्य के जीवन काल में, सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस कभी नहीं बनते हैं, बच्चों में ही बनते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एकदम से इंडिकेट करता है कि हमारे बच्चों की सीखने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है। प्रौढ़ता के साथ साथ जैसे जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, ये न्यूरल कनेक्शंस की मात्रा घटती जाती है, यानी कि हमारी सीखने की क्षमता कम होती जाती है। और बच्चे वाकई में बहुत ज्यादा सीखते हैं। हम उनको कभी नहीं बताते हैं कि बात कैसे करते हैं, लेकिन वो लोग बात करते हैं। हम लोग कभी नहीं बताते हैं कि कब सोचेंगे आप, कब खेलने जाना है, कब क्या करना है। बहुत सारा वर्ड नहीं बताया उनको बोलने के लिए कि कब कैसे बोलेंगे, यही बोल के बताओ। नहीं, सिर्फ शुरू में मम्मी पापा बोलना सिखाते हैं, और बाकी सब चीजें सिर्फ वो लोग हम लोगों से बात करके, लोगों को बात करते हुए सुन के उनको बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स लर्न हो गए हैं। ये सिर्फ इनके ये एक डाटा है जो 10 lakhs न्यूरल कनेक्शंस इसकी वजह से है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे बच्चे को पोएट्री नहीं आती है, हमारे बच्चे को अभी एडिशन नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे को अभी कुछ कर्सिव राइटिंग नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई आवर चाइल्ड इज लैकिंग इन एजुकेशन। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ फैक्ट्स नहीं आने से सर, देखिए इंटेलिजेंट, जो भी मुझे इस किताब को पढ़ के समझ में आया है वो ये है कि इंटेलिजेंस, बच्चे का तीव्र बुद्धि का होना, और बच्चे को बहुत कुछ गणित के सवाल और बहुत कुछ पोएट्री या कविताएं याद होना, ये दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। इंटेलिजेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपको 2-4 पोएम्स याद है, आपको 2-4 मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज याद है, इसका मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, आपके पास थोड़ा सा डाटा ज्यादा है। लेकिन ये आपको तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं बनाता है। तीक्ष्ण बुद्धि का होना एकदम से अलग है। सो अपने बच्चों से जितना ज्यादा हो सके प्रेम से पेश आए। वो दूध नहीं पीते हैं, इट्स गुड, रेदर देन कि हम उनको डांट दें। नहीं पीते हैं तो उसको प्रेम से पिलाने का प्रयत्न करेंगे, कुछ सराहना करके। ये जो एक वर्ड था स्टिमुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। जस्ट केयर, उनकी देख रेख करें और स्टिमुलेट करें। हर एक बात पे उनकी उत्साह वर्धन करें, हर एक बात में अच्छाई ढूंढें, उनको गुड बॉय कहना शुरू कर दिया जाए। दूध नहीं पीते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो गुड बॉय है ना, अभी तो थक के आया है ना, गेम खेल के आया ना, इसलिए देख नहीं रहे हो पसीना आ रहा है। अभी बाबू को जो 2 मिनट में पसीना सब कुछ खत्म हुआ, टॉवल लाओ तो जरा, इसका पसीना पोंछते हैं। अभी बाबू का जो पसीना खत्म हुआ, तुम दूध रख दो ना यहीं पे, अभी देखो पी लेगा। सिर्फ पसीने की तो बात है ना बेटा, ऐसा ही है ना। वो देखिए आंसर करेगा, हाँ पापा यही है, हाँ मम्मी यही है। एंड दिस इज द वे जो इन्होंने बताया अपने बुक में, कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। उनमें आप आदत डालिए, आप उनको कुछ भी सिखाना है उसकी तारीफ करिए। मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स की तारीफ करिए
कि मैथ्स वाले टीचर तो बोलते हैं तुम मैथ्स में सबसे अच्छे हो और बहुत अच्छा स्कोर भी आता, तुम्हारा रिजल्ट देखा था मैंने, चाहे मार्क्स कुछ भी आते हो। तो दे नीड दिस स्टिमुलेशन, दे नीड द मोटिवेशन काइंड ऑफ फैक्टर्स। दैट्स इट सर, इतना ही है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, सो आप मोबाइल जो है बच्चों को हैंड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। हेलो, चलो हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लिखते हैं। डिसेंडिंग तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ना बच्चों, हाँ बहुत आसानी से असेंडिंग भी कर लिया है, डिसेंडिंग भी कर लिया, हम लोग तो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है जरा बताओ तो, कैसे है इसका डेफिनेशन अपना, बिग टू स्मॉल, है ना, डिसेंडिंग बिग टू स्मॉल। अच्छा स्टेयर से कैसे समझा था हम लोगों ने डिसेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग स्टेयर्स मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, अप टू डाउन, है ना, यस, फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आना, तब ना डिसेंडिंग स्टेयर्स होते हैं। तो चलो बिग टू स्मॉल करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिग एंड फिर स्मॉल। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो 8, 6 एंड 4, तो इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 8, तो पहले 8 लिख देंगे और उसको 8 को सर्कल कर देंगे ताकि हमको पता चल गया ना कि 8 लिख लिया। अब बताओ तो 6 में और 4 में कौन सा है बिगर, 6, तो 6 और ये फिर कौन सा बच गया, 4, तो देन 4, तो हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डन। चलो वन मोर प्रैक्टिस, 6, 4, 8, 2। अब कौन बताएगा इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 6 है क्या, नहीं 6 से बड़ा तो 8 है, तो सबसे बड़ा बिगर नंबर कौन सा है, 8, तो लिखेंगे 8 एंड देन 8 के बाद कौन सा है, 2, 4 और 6 में तो 6 सबसे बिगर नंबर है, 6, तो लिखेंगे 6 एंड देन 4 एंड 2, दो नंबर और बच गए, तो 4 एंड देन कौन सा बच गया, 2, तो देन 2। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बिग टू स्मॉल तो लिखना है, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब बताओ 5, 8, 3, 2, 9, ये 5 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, काउंट करो तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 है, सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 9। किसी को 8 भी लग रहा है क्या नहीं लगना चाहिए ना, 8 से तो बिगर नंबर है ना 9, तो सबसे बिगर नंबर 9 हो गया, तो सबसे बिग नंबर लिखेंगे 9। अच्छा 9 के बाद कौन होगा, 2 होगा कि 3 होगा, नहीं 3 भी नहीं होगा, 8 होगा या 5, 5 से तो बड़ा 8 ही है ना, तो 8 हो जाएगा सबसे बिगर। और देखो 8 3 से भी बड़ा है और 8 2 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 8, तो लिखेंगे 8 और 8 को हम लोग सर्कल भी करेंगे ना ऐसे, ओके छोटा सा कर दिया। अब कौन कौन से नंबर बचे बेटा बताओ तो, 5, 3 और 2। डन। मैं थोड़ा थोड़ा इसको इरेज कर दूं ना ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे, ओके लो कर दिया, ये 9 तो सर्कल कर लिया था, ये 8 भी सर्कल कर लिया था। कौन कौन से नंबर बचे, 5, 3 एंड 2। बताओ तो कौन सा बड़ा है इसमें, 5 में, 3 में, 2 में, फिंगर्स पे काउंट करके बता लो, 5 फिंगर्स ज्यादा होते हैं कि 3 फिंगर्स की 2 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, तो 5 को यहाँ पे सर्कल करेंगे और 5 को यहाँ पे लिख देंगे। अब कौन कौन से नंबर बच गए, 3 एंड 2, 3 और 2 तो बहुत इजी है, कौन बताएगा कौन सा बड़ा होगा, 3, कौन सा बड़ा होगा, 3, तो 3 को सर्कल कर लेंगे, लो कर लिया 3 एंड देन कौन सा बचा, 2, है ना, तो लास्ट बचे 2, तो लिख दिया। तो देखो 9 सबसे बिगर, और एक बार चेक भी कर लेते हैं ना, ऐसे चेक करते हैं ब्लू कलर से, है ना, देखो 9 सबसे बिगर एंड देन 8 एंड देन 5 एंड देन 3 एंड देन 2, सही है, चेक कर लिया। अच्छा एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, बताओ कैसे, बताऊं, काउंटिंग करके। देखो इधर से काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, 1, 2, 2 आ गया, चलो ठीक है, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 आ गया, चलो हो गया, 3 के बाद 4, 4 नहीं है कोई बात नहीं, 5, 5 आ गया, ठीक है, देन 6, 6 भी नहीं है कोई बात नहीं, 7 वो भी नहीं है, देन 8, चलो 8 आ गया, ओके, एंड 8 के बाद 9, 9 आ गया। तो देख रहे हो सब कंटिन्यूअस आ रहे हैं, ओके, कंटिन्यूअस नहीं आ रहे हैं, मतलब यही है कि सीरीज में आ रहे हैं, नहीं, हाँ कंटिन्यूअस तो तब आते ना जब 3 के बाद सीधे 4 आ जाता एंड देन 5 के बाद 6 और 7 आ जाते एंड देन 8 के बाद तो 9 आता ही है, नहीं, ओके, सो दिस इज इट,
बाय बाय। आप लोगों को जो भी वर्कआउट दिया जाएगा, अभी आप लोग अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे। डन। और आप लोग सबको रिकॉल भी करोगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर भी रिकॉल करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी रिकॉल करना है, ठीक है। एंड बिगर, ग्रेटर एंड इक्वल्स, ये भी पढ़े थे ना हम लोग, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ओके, तो वो कुछ भी थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत खेलेंगे भी, खाएंगे भी, मेहनत भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। ओके। और मम्मी पापा को हमेशा पैर छू के प्रणाम करना है। गुड हैबिट्स तो कभी नहीं भूलनी है, कभी नहीं भूलना है ना। ओके, बाय बाय।